तो पहले देखेंगे बेटा सीवेज क्या होता है, बताओ सीवेज क्या होता है। टॉपिक हो गया आप लोगों के स्कूल में। कि भाई यस बताओ सीवेज क्या होता है फिर। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर एक्सेट्रा, जो भी हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है नालियों में जाता है ना। ठीक है भाई, जैसे ये ये घर है, ठीक है, यहाँ से ऐसा नालियों से निकलता है सीवेज वाटर, नाली का पानी। नाली का पानी कहाँ जाता है, क्या बोलते हैं नाली को? क्या है ना। कैनाल। नाली का पानी कहाँ जाता है, ये जो वाटर है ये कहाँ जाता है बट सी बताओ। सी में जाता है सीधा। रायपुर का जो नाली का पानी है वो समुद्र में जाता है बेटा। समुद्र में कहाँ समुद्र है हमारे पास अभी, शहर में कहाँ समुद्र है ना। मतलब ये कहाँ जाता है बोल रहा हूँ, तो ये एक बड़े से नाले में जाता है ना, बड़े से नाले में जाता है, लार्ज कैनाल, ऐसा एकदम बड़ा सा जो नाला होता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग घरों से ऐसा नालियों का पानी निकलता है और बड़े बड़े नालों में जाता है ना। ये बड़े बड़े जो नाला होते हैं, बिग नाला, ठीक है, बड़े बड़े जो नाला होते हैं ये अल्टीमेटली जो है बेटा, बहुत सारे बड़े बड़े नाला मिलकर के ये कहाँ जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, इसका जो वाटर है एंड वेस्ट प्रोडक्ट है जो भी हम लोग फेंकते हैं नालियों में, कचरा रोड में, तो रोड का कचरा जो रहता है नालियों में जाता है। हम घरों का जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, बाथरूम का टॉयलेट का गंदा पानी होता है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, बाथरूम और किचन का भी जो पानी होता है जिसमें छोटी छोटी सब्जी उब्जी भी होते हैं, कभी कभी हम नालियों में बहुत सारी चीजें फेंक देते हैं, ठीक है, खाने पीने की चीजें भी फेंकते हैं। तो ये सारा जो भी वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सभी के सभी बड़े नाला के थ्रू किस में जाता है, बोलो किस में जाएगा, बड़ा नाला किस में जाएगा। छोटी छोटी नालियां जो है वो बड़े से नाले में जाती हैं। बड़ा जो नाला है देखोगे आप लोग, बड़े बड़े नाला होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े जो नाला होते हैं वो जनरली कहाँ जाते हैं, बोलो कहाँ जाते हैं, रिवर में, रिवर। ठीक है, रिवर में जाता है। समझ आ रहा है बात। फिर रिवर कहाँ जाता है, रिवर कहाँ जाएगा, बोलो। रिवर अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, सी में जाएगा, ठीक है। ये लास्ट है ना, लास्ट है समुद्र जो है वो लास्ट पॉइंट है हमारे घरों से निकलने वाले पानी का, एक लास्ट पॉइंट है। और मतलब जो भी पानी बहता है वो अल्टीमेटली नदी से फिर समुद्र में ही जाता है, सी वाटर में ही जाके मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कहानी ये होती है कि रिवर भी काफी लंबे होते हैं। रिवर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बोलो। इरिगेशन में काम आता इरिगेशन में काम आता है, और एग्रीकल्चरल लैंड का इरिगेशन में काम आता है, और तो बताओ भाई प्राची, नदियों का और क्या इंपॉर्टेंस है। है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं डैम के द्वारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। और रिवर का ये सब तो ठीक है बेटा, पानी पीने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपके घरों में जरूर बोर का पानी आ रहा हो, लेकिन सबके घर में बोर का पानी नहीं आता। किसी किसी के घर में म्युनिसिपल वाटर आता है, तो म्युनिसिपल वाटर कहाँ से आता है, रिवर रिवर से आता है। तो रिवर जो का जो वाटर है, रिवर का जो वाटर है ना, ये जो रिवर का जो वाटर है इसको ले जा करके क्या करते हैं, इसको प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई रिवर वाटर। देखो अल्टीमेटली मेन हमको क्या समझना है,
है ना। फिर ये जो रिवर वाटर को प्यूरिफाई करने के बाद ये कहाँ भेज दिया जाता है, हमारे घरों में, है ना, हमारे घरों में भेज दिया जाता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। एक मिनट रुकना। सर आप म्यूटेड हो। सर आपका सर माइक आप ऑफ। म्यूट है। चलो, तो मेरा ये कहना था कि क्या हम ऐसा गंदा पानी जिसमें पूरा हमारा जो भी गंदा नाली का पानी है वो डायरेक्टली मिल रहा है, है ना, जो नाली का गंदा पानी है डायरेक्टली अगर रिवर में मिल रहा है, फिर उस रिवर को हम रिवर के वाटर को प्यूरिफाई करके हम पीने में यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा अच्छा लगेगा हम लोग को? हाँ, बोलो, ऐसा अच्छा लगेगा? क्यों भाई, क्षितिज बताओ, अच्छा लगेगा ऐसे डायरेक्टली पीना? नो सर। तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि इसमें प्यूरिफाई अगर सही तरीके से नहीं होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम बीमार पड़ जाएं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम बीमार पड़ जाएं, ठीक है। तो हम क्यों ना यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें, जो ये जो भी हमारे घरों से जो गंदा नाली का पानी निकल रहा है उसको हम यहीं पर प्यूरिफाई कर लें और उसको रिवर में भेज दें, ठीक है, साफ पानी को रिवर में भेजें, फिर इस रिवर के वाटर को हम जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस जगह पर मतलब जो भी घरों से गंदा पानी जो बड़े बड़े नालों के द्वारा रिवर में जा रहा था, उस पानी को रिवर में जाने से पहले हम क्या करेंगे, इस वाटर का ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है इसी को बोलते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है ये क्या करता है, ये जो सीवेज वाटर है इसको क्या करता है, इसका ट्रीटमेंट करता है, मतलब इसको साफ करता है, देन उसके बाद वाटर को आगे भेजता है, ठीक है। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीका देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हटा दूं मैं इसको, हटा दो। यस सर। चलो, तो अब हम लोग मेनली जो है ये अलग पार्ट देखेंगे।
तो जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट में हम जो है दो स्टेज देखेंगे बेटा, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ, जो भी नाली का पानी होता है उसमें क्या क्या होता है? पानी के साथ में और कुछ कुछ होता है क्या? पानी के साथ में और कुछ कुछ होता है क्या? बोलो बेटा। जैसे नाली में आप लोग खुद ही जानते हो, जो जो नाली में होगा वही वही यहाँ पर होगा। तो जो नाली में क्या क्या रहता है? मिट्टी विट्टी रहता है, ठीक है, पानी, गंदा पानी रहता है घरों से जो निकलता है। देन कागज, पॉलिथीन, बड़े बड़े हार्ड, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं, नालियों से फ्लोट होकर के जाते हैं। ठीक है, और ये फ्लोटिंग जो भी पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े नालों से होकर के सीधा नदी तक जाते हैं। तो ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स को हटाना पहले जरूरी है। देन उसके बाद उसमें जो कंकर पत्थर, जो छोटे छोटे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जिसको हम दलदल बोलते हैं ना बेटा, किसी नाले में आप देखोगे तो ऊपर पानी रहता है, नीचे दलदल रहता है, दलदल में मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। तो सीधी सी बात है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट क्या करेगा? जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन सबको पहले हटाएं। ठीक है, जो भी सॉलिड पार्टिकल है उनको सबसे पहले हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे भाई बोलो? कि सबसे पहले जो भी पानी आ रहा है ना, ये नालों से जो पानी आ रहा है, सीवेज वाटर। अब देखेंगे यहाँ पर सीवेज वाटर। सीवेज वाटर जो आ रहा है, सीवेज वाटर जो आ रहा है, ठीक है, सीवेज वाटर जो आ रहा है, इसको पहले एक टैंक में डालेंगे। एक ऐसा टैंक में डालेंगे। इस टैंक में क्या होगा बेटा? छन्नी लगा हुआ होगा, छन्नी लगा हुआ होगा, ऐसा, है ना, ऐसा नेट लगा हुआ है। इमेजिन करो, ऐसा नेट लगा हुआ है। ठीक है, तो नेट लगा हुआ होगा तो क्या होगा बेटा? ये एक नेट है ना, नेट लगा हुआ है। तो ये नेट से क्या होगा? सीवेज ट्रीटमेंट का क्या क्या इस नेट में फंस जाएगा बोलो? बोलो भाई। पॉलीथीन। पॉलिथीन, कागज, जो भी सीवेज में फ्लोटिंग वाला जो पार्ट होता है वो सब इस नेट में सेपरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर समझ रहे, जाली लगा दी, तो जाली जैसा रहता है, तो ये पूरा कागज वागज जो भी फ्लोट कर रहा है वो सब यहाँ पर फंस जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से जो पानी है इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? एक टैंक में भेज दिए, जहां पर ये सेटल होगा, सेटलिंग टैंक। ठीक है, ये सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक। तो ये क्या है? ये सेटलिंग टैंक। अब मुझे बताओ कि ये जो नेट है ये तो सिर्फ बड़े बड़े पार्टिकल को रोकेगा, लेकिन जो दलदल, मिट्टी, है ना, ऑर्गेनिक मैटर है घरों से निकला हुआ, वो सारे के सारे जो है इस सेटलिंग टैंक में सेटल होंगे। सेटलिंग टैंक में ऐसा सेटल होंगे। ये वाटर है बेटा, ये वाटर है ना, ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ये वाटर है ना, ये वाटर है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ देखा है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी यहाँ पर है ना। सॉलिड पार्टिकल समझ रहे हो? दलदल समझते हो ना आप लोग? दलदल में क्या क्या यस रहता है? सर। बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर। जैसे नाली में देखोगे तो नाली जैसे साफ करते हैं तो ऐसे जब निकालते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी विट्टी भी रहता है, दलदल से एकदम पिसा हुआ। ठीक है, मिट्टी वगैरह रहता है उसमें, ऑर्गेनिक मैटर सब मैश एकदम पिसा हुआ रहता है, बिल्कुल समझ गया। तो ये जो दलदल होता है वो सब सेटल होगा, इसलिए इसको सेटलिंग टैंक बोलते हैं। तो ये सेटल हो गया। तो ये जो सेटलिंग टैंक हो गया, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये जो नीचे की तरफ सेटल हो गया है, मिट्टी, दलदल जिसको बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रिट। ग्रिट में क्या होता है? सॉइल प्लस पेबल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अलावा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्रिट हो गया। अच्छा, बड़े पार्टिकल यहाँ पर रुक गए, लार्ज पार्टिकल्स इस जो टैंक है इसमें अपन हटा दिए छान करके। ठीक है, तो ये नेट हो गया। तो नेट से जो रहता है, फिल्टर लार्ज एंड फ्लोटिंग पार्टिकल।
ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद तो ये जो ग्रिट है, ये जो ग्रिट है, इसको हम लोग सेपरेट कर लिए। अब ये पानी हमारे पास बच गया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। इसको हम लोग बोलते हैं इफ्लुएंट। क्लियर हो रहा है, ये समझ आ रहा है। मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ। सीवेज वाटर हम ला रहे हैं, नेट के द्वारा एक टैंक में पूरा सॉलिड पार्टिकल को अलग करेंगे, देन फिर सेटलिंग टैंक में भेजेंगे। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, जो भी दलदली वाला जो पार्ट है ना, मिट्टी मिट्टी जो भी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सब यहाँ पर छिड़ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये पानी जो रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, ये सेटल हो गया बेटा पूरा का पूरा। जितना भी सॉलिड पार्टिकल है या हैवी पार्टिकल है वो सब यहाँ पर सेटल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रिड बोल रहे हैं। समझ आ रहा बात है ना। और ऊपर जो पानी बचा हुआ है, जितना सेटल होने के बाद ऊपर जो गंदा पानी, ये भी गंदा ही पानी है बचा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। समझ आ रहा है बात आप लोगों को। ठीक है, और यस इसको सर। प्राइमरी इफ्लुएंट भी बोल सकते हो, इफ्लुएंट और प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, तो ये जो ग्रिट होता है नीचे जो बैठ जाता है उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी स्लज। इसका अलग अलग नाम है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी स्लज। चलो, अब ये जो इफ्लुएंट है या सुपरनेटेंट है, ये जो ऊपर की तरफ बचा हुआ है, ये भी कोई अच्छा पानी नहीं है, ये गंदा पानी है। तो गंदा पानी किस सेंस में है, तो बेटा ये पूरा नाली का जो पानी है इसमें मेन तो माइक्रोब्स है, फंगाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, और तो और डिजोल्व जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, जितना ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व नहीं हो पाया पानी में, ठीक है, वो सब सेटल हो गया, तो वो सेडिमेंट बन गया, है ना, ग्रिड, जिसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो इफ्लुएंट है, जिसमें क्या क्या है भैया, पानी है, माइक्रोब्स है डिफरेंट टाइप्स के जो नुकसानदायक है, जिसको हमको डायरेक्टली रिवर में नहीं भेजना चाहिए। तीसरा और क्या क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। चलो, तो अब इस जो इफ्लुएंट है इसको हमको भेजना पड़ेगा दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो भाई मुझे एक चीज बताओ आप लोग, फिजिकल ट्रीटमेंट तो आप लोगों को समझ आया क्या, लार्ज पार्टिकल हटा दिए, और यहाँ जो दलदल था मिट्टी विट्टी उसको हटा दिए। अब ये जो इफ्लुएंट है ये आगे की तरफ जाएगा, है ना, ये जो इफ्लुएंट है ये आगे की तरफ जाएगा, दूसरे टैंक्स में जाएंगे, है ना, दूसरे टैंक्स में जाएंगे। चलिए, अब ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसका मतलब क्या होगा, बोलो भाई क्षितिज, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा। अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो, पढ़ लिया हो ना कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े मालूम। हाँ, Killing viruses and other microbes using देखो भाई सीधी bacteria. सी बात है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब मैंने आपको ये बताया, जितने भी सॉलिड फ्लोटिंग पार्टिकल है ये हट गया, देन उसके बाद जितना सेटल हो सकता था मिट्टी विट्टी इसको हटा दिया हम लोग। ठीक है, ये जो इफ्लुएंट है और प्राइमरी इफ्लुएंट है जो है ना, ये जो इफ्लुएंट है इसमें क्या क्या है, मेनली तो माइक्रोब है, इनऑर्गेनिक मैटर है। तो जो साफ पानी होता है उसमें मेनली आपको क्या क्या नहीं चाहिए, ये सब तो हटाने के बाद माइक्रोब और ऑर्गेनिक मैटर, अभी इसमें तीन चीज है, ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब है एंड वाटर है। हमको इसमें से वाटर चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब को हमको हटाना है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर है उसको हटाना है हमको। ठीक है, चलो, तो अब इसको हटाने के लिए हमको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गुड माइक्रोब का, ऐसे माइक्रोब का जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स को खत्म कर देंगे, हार्मफुल माइक्रोब्स को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ एरोबिक माइक्रोब्स को डालना पड़ेगा, इसमें हम कुछ एरोबिक माइक्रोब्स को डालेंगे, गुड माइक्रोब्स को डालेंगे, इसमें हम कुछ एरोबिक माइक्रोब्स को डालेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स को डालेंगे।
प्लस इसमें हम क्या करेंगे, एरिएशन करेंगे, इस पानी का हम एरिएशन करेंगे। एरिएशन समझते हो, इसमें एयर डिसॉल्व करना। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, माइक्रोब डाल रहे हैं, एरिएशन कर रहे हैं। देन उसके बाद इसको हम लोग तेजी से ऐसा घुमाएंगे, ठीक है, इसको ऐसा घुमाएंगे। अब ऐसा चक्री जैसा है मान लो, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? यस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, एक ऐसा टैंक में डालेंगे कि जिसमें जो रहता है पानी को ऐसा मिक्स कर सके एयर के साथ में। एयर डालेंगे, एरोबिक माइक्रोब डालेंगे और इस पानी को हम लोग मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि इस पानी में ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो जो एरोबिक माइक्रोब है, एरोबिक माइक्रोब का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है अपने आप को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, एरोबिक या एनाएरोबिक माइक्रोब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे माइक्रोब जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं, कल्चर होते हैं, वो एनाएरोबिक है। और एरोबिक माइक्रोब वो होते हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपने कल्चर करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो एरोबिक माइक्रोब के लिए हम एरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वाटर में ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। तो इस वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बोलो? बीओडी इंक्रीज इन दिस वाटर। ठीक है, बोलो बीओडी इंक्रीज इन दिस वाटर। ये सब पानी में बीओडी बढ़ा हुआ है। अब बीओडी क्या होता है बेटा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब ये है कि कोई भी पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ये एक वाटर है, ये एक वाटर है। ठीक है, यहाँ पर दो वाटर के जार हम लोगों ने रखे हैं। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंट होगा। इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है, माइक्रोब दोनों में है, माइक्रोब दोनों में है, माइक्रोब माइक्रोब। ठीक है, तो किसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा दोनों में से? ए और बी, ए और बी, बोलो सर बी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका ज्यादा होगा? ए और बी। बोलो किसका होगा भाई? कोई बताइए, नहीं तो सो रहे हो क्या सब लोग? सर बी। क्यों? बी का क्यों बेटा? सर ऑर्गेनिक मैटर हट गया तो उसमें माइक्रोब्स एडेड हो गए होंगे। माइक्रोब इसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर हट गया, इसमें माइक्रोब है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका ज्यादा होगा? देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखा जाता है ऑर्गेनिक मैटर के अवेलेबिलिटी से। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा किसी पानी में, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक मैटर होगा जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को ही खाएंगे बैक्टीरिया। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक मटेरियल को ही बैक्टीरिया खाएंगे। तो बेटा अब ऑर्गेनिक मटेरियल को जब बैक्टीरिया खाएंगे तो भैया उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। समझ आ रहा बात? तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने ज्यादा बैक्टीरिया की कल्चर होंगे, उतना ज्यादा बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होगा। बैक्टीरिया बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाते जाएगा, साथ में उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, ग्लूकोज को बर्न करके एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जितना ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को
रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेक करके एटीपी बनाने की प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर से उसको फूड मिला, उस फूड को सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस फूड को बर्न किया जाएगा, उससे एटीपी बनाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का यूज होगा इस पानी का, और ऑक्सीजन का यूज ज्यादा होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का यूज तभी ज्यादा, ऑक्सीजन का यूज अगर ज्यादा हो रहा है तो इस पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, एग्जाम में आता है, समझ लो अच्छे से। बढ़ेगा या कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल इस पानी में बढ़ेगा या कम होगा, क्यों भाई? कम। कम होगा। तो एक चीज बताओ, टमाटर जो है जब मार्केट में कम आता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है कि कम होता है? छोटा सा एग्जांपल है, सब्जी उब्जी आप लोग थोड़ा बहुत तो सुनते होंगे, जैसे टमाटर नहीं आ रहा है मार्केट, तो उसका रेट कम होता है या ज्यादा होता है, बढ़ सर जाता बढ़ है या जाता कम हो जाता है? क्यों बढ़ जाता है? है क्योंकि सर, टमाटर का डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा है। समझ आ रहा बात? डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन। है, अवेलेबिलिटी कम है। भाई डिमांड उतना ही था, डिमांड उतना ही था, ये डिमांड उतना ही है, लेकिन अवेलेबिलिटी कम हो गया, तो अवेलेबिलिटी के मुकाबले डिमांड ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का डिमांड, इस वाटर के लिए ऑक्सीजन का डिमांड माइक्रोब के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करके, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करके एनर्जी बनाएंगे, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो इस वाटर में ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बढ़ता है। समझ आया बात? समझ आ रहा यस है सर। बात? है ना? इसका बीओडी ज्यादा रहेगा, है ना, और इसका बीओडी कम रहेगा। क्यों रहेगा? इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो बैक्टीरिया को आप डाल भी दोगे तो उसको खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कल्चर नहीं करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, एनर्जी नहीं बनाएगा, एनर्जी नहीं बनाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। भाई एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए माइक्रोब को, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन चाहिए होगा माइक्रोब को एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन एनर्जी का सोर्स नहीं है, है ना, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इस पानी में ज्यादा रहेगी। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए। क्लियर हो रहा है? ये आता है ना एग्जाम में, बीओडी कम है ज्यादा है, किस बेसिस पर आप बोलते हो, ये नीट में भी आता है और आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा। ये है बहुत सिंपल सा छोटा टॉपिक, लेकिन लोग गलतियां करते हैं क्योंकि अपन समझ नहीं पाते। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बीओडी? यस सर। तो यहाँ पर माइक्रोब है, ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पर भी माइक्रोब है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो बीओडी बढ़ा हुआ है। तो अब हम जो एरिएशन कर रहे हैं, एरोबिक माइक्रोब को डाल रहे हैं, तो एरोबिक माइक्रोब क्या करेगा बताओ? अब ये एरोबिक ऑक्सीजन माइक्रोब क्या कंज्यूम। करेगा? ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड करे। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या है भैया? यहाँ क्या क्या है? यहाँ क्या क्या है? यहाँ पर है हमारा वाटर प्लस हार्मफुल माइक्रोब्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, ये जो पानी है इसको अपन पूरा ऐसा मिला रहे हैं, अपन ऐसा ऐसा मिला रहे हैं इसको, समझ आ रहा है बात? स्टीयरिंग कर रहे हैं इसको ऐसा मशीन के द्वारा, और एरेशन दे रहे हैं इसको, एरोबिक माइक्रोब डाल दिया थोड़ा सा, और इसको अपन मिला दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि अच्छे से ये पूरे पानी में एरोबिक माइक्रोब और ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे ये ऑक्सीजन से धीरे धीरे ये माइक्रोब्स क्या करेंगे भैया, कल्चर करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर। क्लियर हो रहा है?
यस सर। चलो, तो अब अगर हम गंदा पानी में हमारा कुछ काम का एरोबिक बैक्टीरिया को डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे और उसको मिलाएंगे, तो क्या होगा बेटा? झाग बनेगा। क्या बनेगा? झाग। तो यहां पर कुछ फ्लॉक्स बनते हैं। झाग, समझ आ रहा है? फ्लॉक्स, ऐसा फ्लॉक्स, ठीक है, झाग बनेगा। समझते हो ना, जैसे पानी में झाग बनता है ना, ये फ्लॉक्स। तो ये क्या है भैया? यहाँ पर ऐसा फ्लॉक्स बनेगा, फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स में क्या रहता है? बहुत सारे माइक्रोब एंड फंगाई, ये सारा का क्या रहता है बेटा? माइक्रोब फंगाई का एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ माइक्रो, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगाई। चलो, अब मुझे बताओ कि ये प्रोसेस के बाद अब आगे जो पानी जाने वाला है, उस पानी में बीओडी कम हो जाएगा या बढ़ा हुआ रहेगा? आफ्टर दिस प्रोसेस आगे जो भी टैंक में पानी जाएगा उसमें बीओडी बढ़ा रहेगा या कम होगा? बोलो भाई, बोलोगे तभी समझोगे ना इसको, वरना रटोगे तो नहीं समझ पाओगे। आगे जो पानी जाएगा, अभी मैं ये 3 डायग्राम बताए होंगे, चौथा जो टैंक बताऊंगा, उस चौथे टैंक में जो पानी भेजूंगा मैं, अब इस पानी को मैं मान के चलो एक चौथे टैंक में भेज रहा हूँ, ठीक है, एक चौथे टैंक में भेज रहा हूँ। तो ये जो चौथा टैंक है बेटा, ये जो फोर्थ टैंक है, इसमें जो पानी जा रहा है, इसमें जो पानी जा रहा है, इस पानी में बीओडी क्या रहेगा? बीओडी कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? इतना समझाने के बाद अब बताओ, बीओडी कम होगा या ज्यादा होगा फोर्थ टैंक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मैंने बता दिया क्या होगा। बीओडी कम होगा या ज्यादा होगा फोर्थ टैंक में? सर कम होना चाहिए। है? क्यों कम होगा? सर जितना थर्ड टैंक में जरूरत था उतना हो गया होगा, फोर्थ में कुछ और होगा। नहीं तो बेटा, मेरा रीजन, मेरा जो सवाल है, बीओडी कम क्यों हो गया चौथे टैंक में? सर उसमें माइक्रोब्स नहीं है इसलिए। नहीं बेटा, फिर वही आप लोग को मैं भी बताया था, बीओडी किससे नापते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर। तो हम लोगों ने तीसरे टैंक में क्या किया है? ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड। ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड किया है। किससे किया है भाई? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के द्वारा, है ना, एरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा। याद आ रहा है? एरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा हम लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर को पूरा डाइजेस्ट करवा दिया ना, डाइजेस्ट यस करवा सर। दिया है। डाइजेस्ट कराएंगे तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ऑर्गेनिक मैटर अगर कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद जो पानी आगे जाएगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर जितना कम होगा उतना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो रहता है वो बीओडी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो पानी में बीओडी ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड वाटर होता है, बहुत गंदा पानी माना जाता है। जिस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है, ठीक है, जिस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी कम होता है, वो पानी अच्छा माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद अब बेटा, ये जो पूरा का पूरा जो फ्लॉक्स है, इसको हम आगे भेजेंगे, तो ये जो फ्लॉक्स है, ठीक है, ये जो फ्लॉक्स है ये अब सेटल होगा। अब ये सेटल होगा, तो ये क्या है भैया? ये सेटल हो रहा है हमारा फ्लॉक्स, ये सेटल हो रहा है हमारा फ्लॉक्स। जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ना, इंटीग्रेटेड विथ फंगाई बैक्टीरियल कॉलोनी, दैट इज एरोबिक बैक्टीरियल कॉलोनी इंटीग्रेटेड विथ फंगाई, ये जो रहेगा कलेक्शन जो रहेगा सारा का सारा माइक्रोब एंड फंगाई का, इसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सेटल डाउन कर रहे हैं। फ्लॉक्स आर सेटलिंग, ठीक है, सेटल, है ना, सेटल हो गया टैंक में, है ना। अब उसके बाद ये जो पानी है, क्या ये अच्छा है? ये पानी अच्छा है बेटा? बोलो।
ये जो पानी है ये अच्छा है, ये जो पानी है दैट इज प्राइमरी इफ्लुएंट है, ये इफ्लुएंट है, ये इफ्लुएंट है ना। यहाँ से हम लोगों ने इफ्लुएंट को आगे भेजा, ऐसा काम किया, आगे भेजा, सेटलिंग किया फ्लॉक्स को। देन उसके बाद ये जो इफ्लुएंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो इफ्लुएंट है इसको हम क्या करेंगे बेटा, आगे कहाँ भेज सकते हैं बोलो, इसको हम लोग रिवर में छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या क्या था, ये चला जाएगा रिवर में। दिख रहा है कि नहीं, ये दिख दिख रहा रहा है? हाँ चलो, तो एकदम ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं। सीवेज वाटर को हम लोगों ने क्यों इस ये पूरा का टैंक में भेज रहे हैं, उसको मतलब मैंने बता दिया है। नेट के द्वारा पूरा फिल्टर करेंगे लार्ज एंड फ्लोटिंग पार्टिकल, देन उसके बाद सेकंड में सेटलिंग करेंगे जिससे कि ये दलदला बाहर आ जाएगा। देन ये जो ऊपर का बस्ता है, नीचे को हम लोग ग्रिड बोलते हैं, पूरा कलेक्शन को प्राइमरी स्लज बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो इफ्लुएंट होता है, ऊपर का जो पानी, ठीक है, इसको हम आगे भेजे जिससे एरेशन एरोबिक माइक्रोब डाल के हम लोग इसको घुमाएं। इससे क्या मकसद है हमारा, मेनली ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना। ये टैंक का मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना। कारण क्या है, ये पानी जो रहता है ये अच्छा नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए बीओडी बढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा हुआ है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हार्मफुल माइक्रोब्स को भी अलग करना है, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर को भी हटाना है। तो इससे हम लोग ये माइक्रोब के द्वारा और एयर प्रोवाइड करके, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इस पानी में से ऑर्गेनिक मैटर को हम डाइजेस्ट करवाएंगे गुड बैक्टीरिया के द्वारा। क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसका मकसद ही है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कराएंगे, जिससे क्या होगा, इस पानी में जो डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन उसके बाद झाग जो बनेगा, फ्लॉक्स, ये फ्लॉक्स में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, और फंगाई है, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह है, वो सबको हम सेटल करने के लिए नेक्स्ट सेटलिंग टैंक में डालेंगे। सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स सेटल हो गया, अलग हो गया, ठीक है। देन उसमें जो इफ्लुएंट बचा है, ये इफ्लुएंट को हम रिवर में वापस भेज देंगे। क्यों क्यों भेजेंगे बोलो? है, क्योंकि फिल्टर करना था जो हो गया। हाँ हो गया। अब मेनली हमारा जो मेन मकसद था क्या था भैया, ऑर्गेनिक मैटर को हटाना, हार्मफुल माइक्रोब्स को हटाना, ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। तो हम लोगों ने पानी को साफ कर दिया, अब ये रिवर भेज सकते हैं। लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ रिवर में छोड़ने लायक, ठीक है। कई देशों में क्या होता है, कई देशों में जहाँ पर बेटा नदियां कम होती है, हमारे देश में तो काफी नदी है अलग अलग जगह पर, ठीक है, नदियां कम होती हैं और पानी की कमी होती है, ग्राउंड लेवल वाटर जो रहता है काफी कम होता है। तो उन देशों में क्या होता है पता है, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, नदी के बदले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्यूरिफिकेशन प्लांट में, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में जाएगा। मतलब रिवर के बदले ये पानी जाएगा प्यूरिफिकेशन प्लांट में, वहां पर वो पानी पीने लायक बनाया जाएगा केमिकल वगैरह के ट्रीटमेंट से। केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, पानी को सॉफ्ट करेंगे, जो भी उसमें सॉल्ट्स वगैरह हैं और माइक्रोब्स हैं उन सबको खत्म करेंगे, है ना। और फिर पानी को पीने लायक बना के फिर वापस शहर की तरफ पंप कर दिया जाता है, जिससे कि शहर वाले उस पानी को यूज कर। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। यस। बट हमारे देश में नदियां हैं, तो नदी में बहते हुआ पानी और साफ हो जाता है, इसीलिए हम वहां पर भेज देते हैं। बट कई देशों में इसको मोड़ दिया जाता है ना, नदी की कमी के कारण। चलो देन अभी कहानी लेकिन खत्म नहीं हुई है। जो फ्लॉक्स आप देख रहे हो, है ना, जो फ्लॉक्स देख रहे हो, इसको, ये क्या है बेटा, बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, एरोबिक एनारोबिक माइक्रोब्स हैं, है ना। तो ये जितने भी माइक्रोबियल कॉलोनी है, फ्लॉक्स है, इसको हम क्या करते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं, और है ना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं। और कुछ को, जिसमें हमारा एरोबिक बैक्टीरिया भी है, तो कुछ बैक्टीरिया को एज इनोक्यूलम, जैसे दही जमाने के लिए 1 चम्मच दही की जरूरत पड़ती है ताकि दूध में डाल सके, वैसे इनोक्यूलम के रूप में इसको, ये फ्लॉक्स को रखा जाता है ताकि वापस इसमें ऐसा ऐसा डाल सके, ठीक है, ये जो थर्ड वाले में डाल सके। लेकिन बाकी का जो गुच्छा है, ठीक है, यहाँ पर जो दलदल जैसा है, समझ जाओ बैक्टीरियल कॉलोनी है, इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, ठीक है।
स्लज डाइजेस्टर में क्या करेंगे, वहां पर कुछ एनाएरोबिक माइक्रोब्स, ये जो एनाएरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं एनाएरोबिक, ये क्या करते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी, जो फ्लॉक्स में बैक्टीरिया की कॉलोनी और फंगाई है, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करके पूरा का पूरा इनको खत्म कर देते हैं, और उससे बायोगैस बनता है, मीथेन वगैरह, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S। फिर वो गैस जो रहता है इन्फ्लेमेशन के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, या स्टोर करते हैं। तो ये जो बचा हुआ फ्लॉक्स है, इसको क्या करते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, डायग्राम के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, इसको स्लज डाइजेस्टर में भेजेंगे और इस बैक्टीरिया को एनारोबिक माइक्रोब के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, जो हमारे पास होता है। क्लियर हो रहा है ये पूरा? यस। चलिए, देन उसके बाद नेक्स्ट बड़ा टॉपिक देखेंगे हम, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भले नहीं दिया है बट आपको ध्यान रखना है क्या क्या करते हैं, है ना। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो हटा दो उसको। हटा दो। यस सर। अच्छा, किसी ने देखा है बेटा गोबर गैस प्लांट गांव में, कुएं जैसा रहता यस सर। है ना। कहाँ देखा है बेटा, आपके गांव में है कि आपके गांव वाले घर में है? नो सर। नहीं। और किसी ने देखा है गोबर गैस प्लांट, किसी ने नहीं देखा है? कोई बात नहीं, चलो। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। अब देखो, बायोगैस बोलो या गोबर गैस बोलो, है ना, तो मेनली इसको हमारे इंडियन साइंटिस्ट या रिसर्च इंस्टीट्यूट है लाइक ARI, ठीक है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, और IGKV, कुछ इस टाइप के जो संस्थान होते हैं, इन्होंने मिल करके जॉइंट वेंचर के थ्रू इस टाइप के प्लांट को बनाया है ना, ये तरीका डेवलप किया है। और इसका मकसद ये है कि बहुत सारे गांवों में जैसे गैस की सुविधा नहीं होती है, जो LPG गैस है, बट वहां पर एक चीज होता है क्या, गाय। तो मैक्सिमम गाँव में, गांव के मैक्सिमम घरों में गाय पाली जाती है, गाय बैल ये सब रहते ही किसानी के लिए, ठीक है। अभी तो उज्ज्वला योजना ये सब भले ही अपन स्टार्ट किए हैं, जिससे कि गांव गांव में गैस सिलेंडर को प्रोवाइड करा रहे हैं, बट गैस सिलेंडर तो आप दे दिए हैं, लेकिन बेटा गैस भरवाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से बड़े इलाकों में पाए जाते हैं, बहुत ही इंटीरियर गांव में सिलेंडर तो ले लिए हैं बट गैस भरवाने का बहुत झंझट है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है काम चलाने के लिए। इसमें क्या करते हैं पहले देखेंगे, एक कुएं जैसा एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, है जैसे कुआं जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से एक ऐसा छोटा सा ऐसा, ठीक। देन जैसे आप लोग उल्टा गिलास ग्लास को, जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो ग्लास को उल्टा करके रख दोगे, तो वैसा ही टाइप का एक कंटेनर होता है ना, ऐसे उल्टा ग्लास को रख दिए वैसे टाइप का यहाँ पर कंटेनर होता है, ऐसा, ये कंटेनर होता है, ठीक है। ये कंटेनर हो गया उल्टा। ये कंटेनर का जो टॉप होता है, यहाँ पर जो है गैस को कलेक्ट करके रसोई घर तक के भेजने के लिए एक पाइपलाइन होती है,
तो ये ऐसा मैं बना दे रहा हूँ। अब ये मान के चलो कि भाई ये घर में जा रहा है ना, और ये ऐसा जो है गैस का जो चूल्हा होता है ये ऐसा, ठीक है, गैस का चूल्हा है, ये उसका बर्नर है। तो ये ऐसा इसका कनेक्शन बनाया जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, जो गोबर होता है, गोबर पानी के साथ में मिक्स करते हैं, गोबर को पानी के साथ में मिक्स करते हैं, गाय के गोबर को पानी के साथ में मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद उनको यहाँ डाल दिया जाता है। यहाँ डालने से वो यहाँ इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, गोबर पानी, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, गोबर पानी, ठीक है। लेकिन इस गोबर में क्या रहता है, अच्छा, जो गोबर है ये क्या पूरा का पूरा जो भी जैसे घास या पेड़ पौधे जो खाते हैं गाय लोग, है ना, तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट होता है क्या, बताओ, पूरा का पूरा डाइजेस्ट होता है क्या? बोलो भाई, क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? सेल्यूलोज डाइजेस्ट सेलुलोज करना होता है, मुश्किल है। हाँ, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, वो तो मेनली जैसे हमारे में हो गया, लेकिन लेकिन जो गाय वगैरह जो होते हैं, रुमिनेंट्स होते हैं, चरते हैं, खाना खाना खाने के लिए चरते रहते हैं खेतों में, है ना, तो ये जो रुमिनेंट्स होते हैं इनके स्टमक में एक अलग से चैम्बर होता है, आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, रुमेन अलग से चैम्बर रहता है, ठीक है। तो वो जो चैम्बर होता है उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं बेटा, ये माइक्रोब जो रहते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनाते हैं। सेलुलोज को एनिमल के, मतलब मेनली जैसे मैमल की बात करूं, हमारे हमारे हो चाहे गाय बकरी हो चाहे घोड़े हो गधे हो कोई भी हो, ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी एनिमल में क्या है बेटा, किसी भी एनिमल में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो जो भी सेलुलोज डाइजेस्ट होता है वो मेनली माइक्रोब के द्वारा होता है, या तो प्रोटोजोन या बैक्टीरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे दीमक भी लकड़ी खाता है, तो दीमक खुद लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं करता है, दीमक जैसे लकड़ी खाता है तो लकड़ी में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए दीमक के इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते, तो फिर वो कैसे डाइजेस्ट होता है, दीमक के इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब होता है, ट्राइकोनिम्फा नाम का माइक्रोब होता है, वो एक प्रोटोजोन है। लेकिन गाय के इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा आपको, बैक्टीरिया मिलेंगे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तब तक के गाय जो है वो फीकल मैटर को बाहर निकाल देते हैं, तो कुछ सेलुलोज को डाइजेस्ट, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है कि गोबर के साथ में और क्या आएगा इंटेस्टाइन से बाहर, है, बोलो, गोबर के साथ में और क्या आएगा जी इंटेस्टाइन के बाहर? अरे भाई गोबर के साथ में माइक्रोब भी बाहर आएगा, सीधी सी बात है। तो कौन सा माइक्रोब होता है जो कि बायोगैस बनाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम तो नहीं होते, वो माइक्रोब ही ये काम करता है। तो इस गोबर के साथ में बहुत सारे जो इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स होते हैं, है ना, वो गाय का जो इंटेस्टाइन से वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको देखेंगे, स्टेप्स ऑफ गोबर गैस और बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब ये जो गोबर होता है इसमें क्या है, सेल्यूलोस, अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोस प्लस हेमी सेल्यूलोस होगा। और क्या क्या होगा, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स होंगे, कुछ अनडाइजेस्टेड फैट्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, फैट्स प्रोटीन, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या है बेटा, प्रोटीन फैट सेलुलोज हेमीसेलुलोज, ये माइक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है, बोलो,
मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है? मैक्रो। मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोमोलिक्यूल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमको माइक्रोमोलिक्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्युबल सॉल्युबल माइक्रोमोलिक्यूल्स में और मोनोमर्स में चेंज करना है। तो भाई ये कैसे होगा, प्रोटीन हो, फैट हो, सेलुलोस हेमिसेलुलोस हो, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होगा, ये स्टेज 1 कैसे होगा, सीधी सी बात है बेटा माइक्रोब्स के द्वारा, बाय माइक्रोब्स, ठीक है। तो माइक्रोब क्या करेंगे, ये जितने भी अनडाइजेस्टेड है उनको डाइजेस्ट करेंगे। ये सब यहाँ हो रहा है, ये सब यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो अब इनको हम लोग भाई कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं। तो स्टेज 1 में क्या होगा, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये सॉल्युबल माइक्रोमोलिक्यूल और मोनोमर में चेंज होगा। देन उसके बाद इसका फिर से क्या होगा, सॉल्युबल माइक्रोमोलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर तो माइक्रोब ही है, तो माइक्रोब जो है, जो भी मोनोमर्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फैट के जो मोनोमर्स है, वो माइक्रोब क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। डाइजेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा भैया, फर्मेंटेशन होगा, डाइजेस्ट करेंगे दैट इज फर्मेंटेशन होगा। तो ये जो स्टेज है, स्टेज 2 में क्या होगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन होगा। तो जब भी माइक्रोब के द्वारा किसी भी मोनोमर का, है ना, या माइक्रोमोलिक्यूल का फर्मेंटेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है, जल्दी बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, बोलो भाई, क्षितिज, विवेक, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, फर्मेंटेशन के द्वारा क्या प्रोडक्ट बनता है, माइक्रोब के द्वारा अगर फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बेटा एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल। हाँ, दोनों में से कोई एक चीज बनता है, तो बता चुका हूँ, एसिड या अल्कोहल। तो बेटा अब ये गोबर गैस प्लांट है ना, अल्कोहल का प्लांट नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एसिड बनेगा। तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बनेगा फर्मेंटेशन के थ्रू। अब ऑर्गेनिक एसिड पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्ट करेंगे और इसको कंप्लीटली डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जगह छोटा पड़ रहा है, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ना, स्टेज 3। अब देखो स्टेज 1 क्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्टेज 1, यहाँ से यहाँ तक के स्टेज 2, ठीक है। अब ये जो बताऊंगा स्टेज 3 है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा ऑर्गेनिक एसिड को डिकम्पोज किया जाएगा और क्या बनेगा बेटा, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्रेसेस में H2S, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है बेटा, मीथेन गैस, ये मीथेन गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दो मेजर गैसेस हैं इसी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, बायोगैस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, और मिथेनोजेंस बोलते हैं, या मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 3 है। स्टेज 3 मेनली किससे रिप्रेजेंट होता है, बोलो, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया।
तो सबसे ज्यादा अराउंड 60 to 70% मीथेन होता है, ठीक है। 25 to 30% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें, मीथेन एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन बाकी जो H2S, हाइड्रोजन, ये सब जो रहता है अदर गैसेस ट्रेसेस में होता है। क्लियर दिख रहा है नीचे तक पूरा? यस सर। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये सारी चीजें हो गई। अब ये जो गैस है, ये जो गैस है, अब ये ऊपर की तरफ आएगा, इट इज बायोगैस और गोबर गैस, ये इधर जाएगा और ये आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। क्लियर हो रहा है ये? आसान है? अच्छा, अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, अब इसमें कुछ तो होगा ना एक्स्ट्रा। अब ये जो जितने ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको माइक्रोब के द्वारा डिकम्पोज कर दिए, माइक्रोबियल डिकम्पोज है ना, डिकम्पोज हुआ है ना, डिकम्पोज किए। अब उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक मैटर जितना डिकम्पोज होना हो गया, बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल है उसको क्या करते हैं बेटा, बाहर निकालेंगे। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको ऐसा बाहर निकालेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो फ्लो करके इधर आएगा और इसको यूज कैसे करेंगे, यूज एज बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन फार्मिंग। तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अगर कायदे से देखें तो हमारे जो नेचर में हर चीज अवेलेबल है, हर चीज को हम यूज कर सकते हैं, हर चीज को हम क्या कर सकते हैं बेटा हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। हर चीज को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गोबर का जो है ना, जनरली अभी आप लोग देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या गौठान योजना कुछ है या गोवर्धन योजना कुछ है, एग्जैक्टली मेरे को वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है। तो इसमें गोबर को खरीदा जाता है कुछ सोसाइटीज के द्वारा, आप लोगों को शायद मालूम हो, मे भी ना मालूम। तो गोबर को खरीदा जाता है सोसाइटीज के द्वारा, गवर्नमेंट की सोसाइटीज के द्वारा। तो गांव में जो भी गोबर है उसको इकट्ठा करके आप बेच सकते हैं, बेचने से उससे पैसे मिलते हैं। अब ये गोबर का वो लोग क्या करते हैं, इस गोबर को वो लोग वर्मी कंपोस्ट में चेंज करते हैं, है ना। जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म गोबर को अर्थवॉर्म के द्वारा पूरा उसको ट्रीट किया जाता है और उसको बेटा काला सोना भी बोलते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो काफी अच्छे रेट में बिकता है ना। जो अर्थवर्म के द्वारा इसको पूरा कंपोज को पूरा डिकम्पोज किया जाता है, बचा कुचा को गोबर डिकम्पोज कर देने से जो बचता है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है दैट इज वर्मी कंपोस्ट, इसको आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, घर में सब्जी उब्जी बोने में भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा ये फर्टिलाइजर होता है बेटा, आप लोग भी घरों में मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये वर्मी कंपोस्ट आजकल चलन में है, समझ आ रहा है। तो ये भी गोबर से बनेगा और भी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो गोबर का इस्तेमाल हम यहाँ पर करके बायोगैस बनाए, ये जला लिए, बाकी बचा हुआ है उसको एज अ फर्टिलाइजर फार्मिंग में यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर।